एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई क्वांट फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एसबीआई के इस फंड के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन रहने वाला है वह इन 4 पैरामीटर के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए ही होने वाला है, जिसके अंदर वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी और ग्रोथ, इन चारों फैक्टरों को मद्देनज़र रखते हुए ही स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा। जहां पर फंड मैनेजर को लगेगा कि यहाँ पर रिस्क भी कम है और ग्रोथ होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा एसबीआई क्वांट फंड की एक बैक टेस्टिंग भी की गई है, जिसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर दर्शाया है कि इसका रिज़ल्ट किस तरीके से रह सकता है। जहां उन्होंने इसका कंपैरिजन जो किया है वह किया है इन्होंने BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से किया है। जहां अगर बात करें एसबीआई क्वांट मॉडल का रिटर्न की तो इसने पिछले 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और जब से इसके इन्होंने 10 सालों का टोटल एक ऑन एन एवरेज रिटर्न देखे तो उसने 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं BSE 200 का अगर रिटर्न देखें तो इसने पिछले 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो उसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनकी बैक टेस्टिंग के अंदर इसने हर एक साल BSE 200 को बीट किया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एसबीआई क्वांट फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके अंदर एडिशनल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपये से एडिशनल परचेज़ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 6 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 0.50% का एग्ज़िट लोड लगेगा और 6 महीने के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। इसके अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा फ़ंड मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस सुकन्या घोष और दूसरे हैं मिस्टर प्रदीप के द्वारा ये फ़ंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। PNB प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बड़ौदा PNB प्रभास चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये फ़ंड चिल्ड्रन ओरिएंटेड फ़ंड है। इसके अंदर बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एक कॉर्पस जमा करना है और इसके अंदर वृद्धि करना है। साथ ही साथ इसके अंदर आपका 5 साल का लॉकिंग भी रहने वाला है, जिस वजह से इसके अंदर आपकी रेगुलर सेविंग की आदत भी बनेगी और आप चाहकर भी इस पैसे को 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और इसे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप सेव कर पाएंगे। इस फंड में 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहने वाला है, यानी आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते या फिर जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। यानी जो भी टाइम पहले होगा आप उस हिसाब से अपना पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ आपके बच्चे की उम्र 15 साल है और आपका बच्चा 3 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा तो उस केस में आप 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 10 साल है और वह
18 साल होने में भी उसके 8 साल बाकी हैं, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा और आपका जो उसके अंदर लॉकिंग पीरियड रहेगा वह 5 साल का रहेगा, यानी आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे। एजुकेशन इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग यह 11% की है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जबकि अगर आप इक्विटी के अलावा अदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिल पाता। इस वजह से अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आपको देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको इक्विटी का रुख ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी ही एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको दे सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जहां 2003 के अंदर अगर कोई बच्चा MBA कोर्स करता था तो उसकी जो फ़ीस थी लगभग 3 लाख होती थी, जो कि 2013 में बढ़ के वही 16 लाख हो गई और 2023 में वही फ़ीस बढ़कर 24 लाख से ज़्यादा की हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन इन्फ्लेशन के अंदर कितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देख सकते हैं कि एजुकेशन एक्सपेंस जो है वह 11% की दर से वृद्धि हो रही है। जबकि अगर आप निफ्टी कंज्यूमर डेब्ट इंडेक्स को देखेंगे तो इसके अंदर जो वृद्धि हो रही है आपके रिटर्न की वह 8% की दर से बढ़ रहा है। वहीं निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें सालाना 15% की दर से वृद्धि हुई है। वहीं अगर जर्नल एक्सपेंस देखेंगे तो उसके अंदर हर साल 6% की दर से वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इन्फ्लेशन से बीटिंग रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी का रुख करना ही पड़ेगा, जो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है और जो उस महंगाई दर को बीट कर सकता है। अगर आप 9,000 रुपये की SIP करते हैं और उसे आप हर साल 10% की दर से टॉपअप करते रहते हैं तो अगले 20 सालों के अंदर आप इजीली करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर हमने 12% का एग्जम्पशन रिटर्न लिया है। वहीं अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपका जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर भी वृद्धि आपको नज़र आएगी। वहीं अगर आप 17,000 रुपये की SIP करते हैं तो आप 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और 26,000 रुपये की SIP करते हैं तो आप इजीली 3 करोड़ तक के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड बड़ौदा PNB प्रभास चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट साथ ही साथ इसके अंदर आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसे 5 साल के बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे या जब आपके बच्चे की एज 18 साल की हो जाएगी। इनमें से जो भी पहले अचीव होगा टारगेट उसी हिसाब से आप विड्रॉ कर पाएंगे। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एसेट एलोकेशन रह सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक का एलोकेशन रह सकता है और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 10% तक का एसेट एलोकेशन रह सकता है। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर प्रतीश कृष्णा रहने वाले हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर SIP के केस में आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 1,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड में आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है, यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर 1,25,000 से ऊपर होगा तो उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा BSE सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस NFO के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस इंडेक्स फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह टॉप के बिजनेस घरानों के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसे अगर देखें तो वह भारतीय इकनॉमी की रीढ़ मानी जाती है, जो ना केवल सिर्फ भारत के अंदर ही अपना बिजनेस करती है बल्कि वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रियों में भी इनका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस का प्रचार है और बहुत बड़े लेवल पर अपना बिजनेस बाहर की कंट्रियों में भी करती है। बेसिकली इस इंडेक्स ग्रुप के अंदर 7 बिजनेस ग्रुप के अंदर आपका निवेश रहने वाला है जो भारतीय इकनॉमी की रीढ़ काउंट की जाती है।
इसमें अगर मेजरली ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर टाटा ग्रुप रहने वाला है, रिलायंस ग्रुप रहने वाला है, अडानी ग्रुप रहने वाला है, आदित्य बिरला ग्रुप रहने वाला है, L&T ग्रुप रहने वाला है, जिंदल ग्रुप रहने वाला है और महिंद्रा ग्रुप रहने वाला है। इसके अंदर ही बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इन सभी 7 ग्रुप की बात करें तो ये अपने अपने फील्ड के अंदर एक लेजेंड के रूप में काउंट किए जाते हैं। वहीं अगर हम सातों ग्रुप की डिटेल देखें तो इसमें सबसे बड़े ग्रुप की बात करें बिजनेस ग्रुप की, तो जो कि टाटा है, जिसने हर सेगमेंट को कवर किया है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, कमर्शियल व्हीकल हो गए, एयरस्पेस और डिफेंस सेक्टर हो गया, फूड और बेवरेज सेक्टर हो गया, रिटेल और ई कॉमर्स हो गया, पावर हो गया, रिटेल हो गया, इसके अंदर पैसेंजर व्हीकल का सेक्टर हो गया, लाइफस्टाइल सेक्टर हो गया, ट्रैवल सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया और ड्यूरेबल सेक्टर हो गया। इन सभी के अंदर टाटा की बहुत अच्छी खासी प्रेजेंट है। वहीं रिलायंस ग्रुप के टॉप सेगमेंट को देखें तो उसके अंदर ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पॉलिस्टर एंड पॉलीमर्स है, डिजिटल सर्विसेज है, रियल्टी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। L&T ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट और एंड सिस्टम एंड इक्विपमेंट सेक्टर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पावर सेक्टर है और हाइड्रोकार्बन सेक्टर है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशंस है, मेटल है, फैशन एंड रिटेल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। वहीं अडानी ग्रुप के टॉप सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ईडेबल ऑयल है, सीमेंट सेक्टर है, गैस सेक्टर है, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है और फूड एंड FMCG सेक्टर है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, रियल्टी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा इक्विपमेंट सेक्टर है, ऑटो रिसाइकलिंग सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है। और जिंदल ग्रुप के टॉप सेक्टर देखें तो उसके अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग है, ड्रिलिंग सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है और एनर्जी स्टोरेज सेक्शन है। इन सातों बिजनेस ग्रुप का भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर इसकी वेटेज की बात करें तो जहां टाटा ग्रुप की वेटेज 22.67% की है, वहीं रिलायंस ग्रुप की वेटेज 22.26% की है, L&T ग्रुप की वेटेज 15.16% की है, वहीं अडानी ग्रुप की वेटेज 12.61% की है, महिंद्रा ग्रुप की वेटेज 11.69% की है, आदित्य बिरला ग्रुप की वेटेज 10.43% की है और जिंदल ग्रुप की वेटेज की बात करें तो 5.17% की। वहीं इस इंडेक्स के अगर पास्ट रिटर्न देखें तो उसने पिछले एक साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स से अगर कंपैरिजन करें तो उसने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों के अंदर 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह एक सेक्टोरल टाइप के फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी इंडेक्स फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम आप इसके अंदर 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं और इस NFO के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2000
2024 तक निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फ़ंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इसके तो टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और यदि 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। पर वो भी आपको तभी पे करना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। और कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का सेक्टोरल फंड है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियां और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके अंदर एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस जैसी कंपनियां आ जाती हैं, वहीं रेलवे नेटवर्क आ जाता है, शिपिंग एंड पोर्ट्स आ जाता है, ऑटोमोटिव कंपनियों से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं वो आ जाती हैं। और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ई कॉमर्स, रोड, रेल और एयर कार्गो कैटेगरी आ जाती है। वहीं सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियां और वेयर हाउस आ जाते हैं। इस तरीके से इसके अंदर मेजर पोर्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस थीम से रिलेटेड हैं। जिनमें से अगर बात करें मेजर प्रोजेक्टों की तो उसके अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गति शक्ति योजना का प्रोजेक्ट है, और नेशनल रेल प्लान है जिसके अंदर 100% रेल को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। और इसमें उड़ान प्लान योजना भी है जिसके अंदर देश के आम आदमी को भी हवाई सफ़र करने का मौका मिल सके। इस वजह से इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड कंपनियों और सेक्टर के ऊपर फोकस रहने वाला है, जिस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की भी बहुत बड़ी संभावना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बात करें तो जहां फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसकी वेटेज अगर बात करें तो सिर्फ 3.5% की थी। अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर 96% की वेटेज थी। वहीं अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखें तो उसके अंदर केवल 3.5% की वेटेज थी। वहीं अगर 2026 तक बात करें तो इसका वेटेज बढ़कर 15% तक होने की उम्मीद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इसकी वेटेज लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है। जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ही इससे जुड़े सेक्टर और इससे जुड़ी कंपनियों को भी प्रॉफिट होगा और इनके अंदर ग्रोथ होने के भी चांस बढ़ेंगे, और आगे फ्यूचर में इसके अंदर बेनिफिट मिलने की भी ज़्यादा संभावना रहेगी। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों के अंदर 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और जब से यह इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से बात करें तो इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है 1 साल में, 3 सालों में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ऑन एन एवरेज रिटर्न देखिए तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसने पिछले 1 साल में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और ऑन एवरेज 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को ही काफ़ी अच्छे मार्जिन से हर एक साल बीट किया है। इस लिहाज से यह फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देने की इसके अंदर संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर है तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर मैच्योर इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
वहीं बात करें इसके अंदर एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और 1 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस्टर नलिन भट्ट, दूसरे हैं मिस्टर अभिषेक और तीसरे हैं मिस्टर अर्जुन के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका एलोकेशन रहने वाला है वह 80 से लेकर 100% तक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है, और इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी इसके अंदर 20% तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी इसके अंदर 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले विड्रॉ करती हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े सेक्टर के ऊपर ही आपका निवेश किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो उसके अंदर एक्सचेंज एंड डाटा प्लेटफॉर्म हो गए, वहीं एएमसी कंपनियां हो गई, डिपॉजिटरी कंपनियां हो गई, क्लियरेंस हाउस हो गए और अदर इंटरमीडिएट कंपनियां हो गई, वहीं स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। इस तरीके की कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई होंगी। वहीं अगर इस इंडेक्स का पास्ट रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 96% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 31% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका SIP रिटर्न देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती तो उसका अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसने 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यदि इसके अंदर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाए होते तो 1 साल के अंदर उसने 1,20,000 रुपये लगाए होते, जिसकी वैल्यू बढ़कर 1,70,000 रुपये तक हो जाती। वहीं 3 सालों में देखें तो 3,60,000 रुपये लगाए होते, जिसकी वैल्यू करंट में देखें तो 8,26,000 रुपये होती। और अगर किसी ने 5 साल तक अपनी 10,000 रुपये की SIP चलाई होती तो उसने 6 लाख रुपये लगाए होते और उसकी वैल्यू 17,31,000 रुपये तक होती। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी कैपिटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर स्वप्निल और मिस्टर राकेश शेट्टी रहने वाले हैं। दोस्तों, वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचें।
साथ ही साथ अगर बात करें इस फंड के ऊपर लगने की वाले टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी पैसा इसके अंदर निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 20% का रहने वाला है। और यदि आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि ग्रो मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड काम कैसे करते हैं। बेसिकली मल्टी कैप कैटेगरी के फंडों के अंदर आपका तीनों ही मार्केट कैप के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी कि आपका 25% लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 25% मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 25% स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वह कहीं पर भी इसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहाँ पे भी उसे सूटेबल लगे। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियाँ आती हैं। 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप की 100 कंपनी होती हैं। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 250 नंबर से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अंदर मिनिमम 25% आपका हर समय लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा, 25% मिड कैप के अंदर और 25% स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहाँ भी सूटेबल लगेगा, जहाँ पर उसे लगेगा कि ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस हैं, वह अपना 25% वहाँ पे सर्कुलेट कर सकता है। करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 के पास रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 46% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 50 से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल निफ्टी 50 को बीट किया है। अगर स्कीम डिटेल की, तो ये ग्रो मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर अनुपम तिवारी हैं। वहीं इसके अंदर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप मिनिमम सिर्फ 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इस पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर अगर टैक्सेशन देखें, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, साथ ही साथ 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो इसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर 1,25,000 से कम होता है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।